वन नेशन वन इलेक्शन बिल के कुछ पहलुओं पर उठ रहे सवालों पर हाल ही में विधि आयोग ने अपना पक्ष रखा है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत में चुनाव सुधारों की एक नायाब पहल है। इसी तरह की एक नायाब पहल हाल ही में दृष्टि संस्थान ने भी की है। जीएस की संपूर्ण तैयारी मात्र 24,999 रुपए में दृष्टि संस्थान करा रहा है अपने जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से। इस कोर्स में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी माध्यम का बैच 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। ये मात्र 14 महीने की तैयारी में 14 महीने में आपको जीएस की संपूर्ण तैयारी बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्रदान कर देगा। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से आपको अध्यापन कराया जाएगा। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं इसके अंतर्गत रखी गई हैं। अगर आपको क्लास के दौरान किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप लाइव चैट में प्रश्न पूछ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नोट्स बनाने में भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपको पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आपके करंट अफेयर्स की तैयारी को दुरुस्त करने के लिए 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी आपके पास रहेगा। इस कोर्स की वैधता 18 महीनों तक रहेगी, यानी अगर आपकी कोई क्लास छूट भी जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस कोर्स को आप उस क्लास को कई बार देख सकते हैं जब तक आपका डाउट क्लियर ना रहे या आपको क्लास पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए। इसके अलावा आपको कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी। आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर के 18 टेस्ट भी आपको उपलब्ध होंगे। यानी एक संपूर्ण कवरेज होगा जीएस का और जीएस की आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। 24,999 की फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। तो इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर लीजिए। आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। एक नंबर पर कॉल करके आपको कोई भी संशय हो इस कोर्स के बारे में तो उसका निवारण कर सकते हैं। नंबर है 87501875 अब अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बात थी वन नेशन वन इलेक्शन पर। ये सुधार करने के लिए ये सुधार क्यों किया जा रहा है, ताकि लोकसभा और जो राज्यों की विधानसभाएं या केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर भी विधानसभा है इनके चुनाव एक साथ कराए जाएं। और इसके संबंध में सरकार 2 विधेयक लेकर के आई दिसंबर 2014 में। इन विधेयकों के नाम क्या थे? इसमें से एक विधेयक का नाम था संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा कौन सा था? दूसरा था संघ शासित प्रदेश या क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक। यह भी एक संशोधन विधेयक था, कानून संशोधन विधेयक 2024। तो ये 2 संशोधन लेकर के आई ताकि भारत में लोकसभा विधानसभाओं और जहां पर संघ शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है इनके चुनाव एक साथ संपन्न कराए जा सके। लेकिन इस पर कई तरह के सवाल उठे। फिर ये जो दोनों विधेयक हैं किसके पास गए? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पर विचार किया इन विधेयकों की जांच करने के लिए। हाल ही में जैसे जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन विधेयकों की जांच कर रही है इन पर कुछ सवाल भी उठाए एक्सपर्ट्स ने। अब जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर विधि आयोग ने अपना पक्ष रखा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये वस्तुतः क्या करने का प्रयास करता है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे सरकार की मंशा क्या है? सरकार का कहना यह है कि अगर सभी लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उनके चुनाव एक साथ होंगे तो इससे बहुत समय बचेगा। क्योंकि अभी तक स्थिति यह है कि हर राज्य में हर साल भारत के किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है। जब चुनाव होता है तो वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, चुनाव आचार संहिता लगती है और उससे निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है, क्योंकि नई घोषणाएं सरकार नहीं कर सकती। सरकार को बार बार वहां प्रशासनिक प्रबंध भी करने पड़ते हैं। सरकार की प्रशासनिक मशीनरी वहां पर काम करती है, सुरक्षा बल वहां पर काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर काम करता है और ये हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नई घोषणाएं भी इससे बाधित होते हैं, निर्णय इससे बाधित होते हैं, नीतियों का क्रियान्वयन भी इससे बाधित होता है।
तो एक तो समय बहुत लगता है और साथ ही इससे खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। इससे बार बार जो प्रशासनिक अमला है वो उस स्थान पर जाकर के काम करता है, सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने पड़ते हैं अलग अलग समय पर और अलग अलग स्थानों पर बार बार ये सारा काम करना पड़ता है। इससे नीति निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ उनका क्रियान्वयन भी बड़े स्तर पर, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बड़े स्तर पर प्रभावित होता है। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से सरकार ने कोशिश की कि एक वन नेशन वन इलेक्शंस बिल के माध्यम से, जो 2 विधेयकों के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसके माध्यम से इन सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके और भारत को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए इसको आवश्यक माना सरकार ने। लेकिन इस बिल पर कई तरह के सवाल भी उठाए गए। किस तरह के सवाल उठाए गए? जैसे एक सवाल ये उठा कि जब आपको लोकसभा और विधानसभाओं या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना पड़ेगा, तो उसके लिए कहीं कहीं ना कहीं एक बार तो परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अलग अलग समय पर हो रहे हैं। तो इस बिल में एक सुझाव ये दिया गया, एक प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया गया कि लोकसभा के बाद जहां पर भी विधानसभाओं के चुनाव होंगे या केंद्र शासित प्रदेशों की असेंबली के चुनाव होंगे, वहां पर जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त, ये यहाँ पर शुरू हुए इनके इलेक्शन, लोकसभा के यहाँ पर हुए, तो जब लोकसभा का कार्यकाल यहाँ पर समाप्त होगा तो इनका कार्यकाल भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। यानी एक बार तो समय अवधि में परिवर्तन होगा ही, ताकि एक बार अगर सभी विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव एक समय हो गए तो फिर यह प्रक्रिया 5 साल के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगी। और जब भारत में इलेक्शन की शुरुआत हुई 1951-52 से, तो शुरुआती वर्षों में 1960 के दशक तक यही प्रक्रिया चलती रही थी, एक साथ ही चुनाव होते थे। तो अगर एक बार चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बार कार्यकाल में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब इस पर कई लोगों ने कहा कि इससे लोगों का मताधिकार प्रभावित होगा, क्योंकि अगर आप पहले ही विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त कर देंगे तो इससे लोगों का मताधिकार प्रभावित होगा। साथ ही विधानसभाओं के कार्यकाल में अगर परिवर्तन करेंगे तो उनका भारत का जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे में भी परिवर्तन होगा। साथ ही अगर आप इस तरह के, और जो संघीय ढांचा है वो वस्तुतः संविधान के मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, संविधान के मौलिक ढांचे का हिस्सा है। तो अगर आप इस तरह के परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान की जो मूल संरचना है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं, यानी एक तरह से संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। एक सवाल इसमें लगातार ये भी उठा कि अगर आप किसी तरह से इस तरह का संशोधन करना चाहते हैं जो संघीय ढांचे में परिवर्तन करता है, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप इस विधेयक को पारित कराने के लिए, केवल ये विधेयक विशेष बहुमत, संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से ही पारित नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी, अनुसमर्थन की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी बातें कही गई। अब इस पर विधि आयोग ने क्या अपना पक्ष रखा है? विधि आयोग ने यह कहा है कि जहां तक मताधिकार के उल्लंघन का प्रश्न है, तो ये विधेयक जो प्रस्तुत किए गए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन बिल के रूप में जो 2 विधेयक आए हैं, उसमें से एक ही विधेयक है जिसको संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित करना पड़ेगा, क्योंकि जो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक है, उसके लिए आपको संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर यह कहा गया है कि वस्तुतः विधेयक के माध्यम से केवल हम लोकसभा या विधानसभा की अवधि में परिवर्तन कर रहे हैं, इसकी अवधि में परिवर्तन होगा। और लोकसभा या विधानसभा की अवधि का उल्लेख कहां पर है? लोकसभा की अवधि का उल्लेख आर्टिकल 83 में है और विधानसभाओं की अवधि का उल्लेख आर्टिकल 172 में है। जब हम इनकी अवधि की बात करते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि इनकी लोकसभा या विधानसभाओं को उनकी अवधि पूरी होने से पहले भंग करने का प्रावधान पहले से मौजूद है। साथ ही आपातकाल जैसी स्थितियों में इनकी अवधि को विशेष स्थितियों में बढ़ाया भी जा सकता है, इस तरह के प्रावधान पहले से मौजूद है। साथ ही ये एडजस्ट करने के लिए काम किया जा रहा है, अगर अवधि में परिवर्तन भी किया जा रहा है तो एक समान
समकालिक चुनाव कराने के लिए, एक समय पर चुनाव कराने के लिए परिवर्तन किया जा रहा है। ये अवधि में परिवर्तन है, ये मताधिकार में परिवर्तन नहीं है। तो लोगों के मताधिकार पर किसी प्रकार का इससे असर नहीं पड़ने वाला। लोगों के मताधिकार पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो और ये संघीय ढांचे को भी विशेष रूप से परिवर्तित नहीं करता है, क्योंकि इसमें विधानसभाओं की भी अवधि में अगर एक बार का परिवर्तन होगा तो वो अवधि में परिवर्तन है, वो संघीय ढांचे पर किसी प्रकार का असर नहीं है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि संघीय ढांचे में परिवर्तन करने के लिए या कुछ ऐसा परिवर्तन करने के लिए जिससे आधे कम से कम आधे विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 का जो क्लोज 2 है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किन स्थितियों में आधे विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए। 368(2) का जो आप देखेंगे सब क्लोज ए, उसमें कहा गया है कि अगर परिवर्तन किया जाता है आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में या आर्टिकल 73 में या आर्टिकल 162 में या आर्टिकल 241 और 279 का, तो आपको कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही इसमें कहा गया है कि 368(2) के अंतर्गत ए से ई तक के जो प्रावधान है, अगर इसमें आप परिवर्तन करते हैं तब कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। बी में क्या कहा गया है? बी में कहा गया है कि आप अगर संविधान के जो हमारा पाठ है, संविधान के पाठ 5 के अध्याय 4 में परिवर्तन करते हैं या पाठ 6 के अध्याय 5 में परिवर्तन करते हैं या पाठ 11 के अध्याय 1 में परिवर्तन करते हैं, तब आपको कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। या आप जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, जो 7वां शेड्यूल है, उसकी सूचियों में परिवर्तन करते हैं। सूची संघ सूची है, संवर्ती सूची है, राज्य सूची। संघ सूची, राज्य सूची, जो संवर्ती सूची, इन सूचियों में परिवर्तन करते हैं, जिसमें यह बात बताई गई है कि राज्य किन विषयों पर कानून बना सकते हैं, संघ किन विषयों पर कानून बना सकते हैं और राज्य और संघ दोनों कहां पर कानून बना सकते हैं, जो संवर्ती सूची में लिखा हुआ है। अगर इनमें परिवर्तन करते हैं तो कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। डी में क्या लिखा गया है? डी में सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तब भी कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। और ई में कहा गया है कि अगर आर्टिकल 368 में जो बताया गया है, इस अध्याय में आप आर्टिकल 368 में कोई परिवर्तन करते हैं, तो इस परिवर्तन के लिए भी आपको आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम। तो अगर आपका जो संशोधन बिल प्रस्तुत किए गए हैं, जिसको हम वन नेशन वन इलेक्शन बिल कहते हैं, जो कि 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, वो इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। और अगर संबंधित नहीं है तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन की उन्हें आवश्यकता है ही नहीं, और न वो भारत के संघीय ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन करते। और जब संघीय ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं, केवल विधानसभाओं की अवधि में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है एक बार उनको समकालिक बनाने के लिए, तो इससे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, वो भी प्रभावित नहीं होता है। ये विधि आयोग ने अपना पक्ष रखा है। विधि आयोग ने कई और मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। जैसे लगातार ये डिमांड की जा रही है कुछ वर्गों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा, कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा चुनाव से पहले या राज्यों की विधानसभाओं में जो चुनाव होता है, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में चुनाव होता है, तो पार्टियों पर एक निर्बंधन लगाने के लिए, ठीक प्रकार से चुनाव संचालन के लिए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, इसको कानूनी बना देना चाहिए। लेकिन इस पर विधि आयोग की राय उल्टी। उनका कहना है कि ये कानूनी नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हमने कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हर उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज होगी, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अभियोजन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कोर्ट में केस चलने की। और ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ज्यादा समय ले लेगी और न्यायालय में मामले भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे। जब चुनाव चल रहा होता है तो नेता भाषण में क्या कह रहे हैं, रैलियों में क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं, उसके संदर्भ में चुनाव आयोग को बहुत ही तीव्र निर्णय लेने होते हैं।
अगर ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो तीव्र निर्णय लेने में भी एक तरह से उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। तो इसके पक्ष में भी विधि आयोग नहीं है। एक बात यह भी कही जा रही है कि भारत में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए, जिस प्रकार का जर्मनी में किस प्रकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उसमें अगर आप सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सरकार बनाने का पूरी स्थितियों को, एक प्रकार से सरकार बनाने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यानी आपको सरकार बनाने के लिए बहुमत है, इसका पहले से ही ये चीज आपको अपने आप को अपना दावा ठोकना होगा। सरकार बनाने की स्थितियों को आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। अगर ये प्रक्रिया भारत में अपनाई जाती है तो ध्यान में रखिए कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और यहाँ अक्सर गठबंधन जैसी स्थितियां रहती हैं और बहुत से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। भारत का आकार बहुत ज्यादा है, भारत का आकार बहुत विस्तृत है जर्मनी के मुकाबले। तो यहां पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर यहां सरकार गिराने से पहले, नो कॉन्फिडेंस लाने से पहले सरकार का ही गठन करना ये बड़ा ही दुरूह कार्य होगा। और इसलिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी ताकत को, उसके माध्यम से सरकार की जो जवाबदेही है उसको तय करने की ताकत को भी ये कमजोर कर देगा। इसलिए विधि आयोग ने कहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था, जर्मनी जैसी व्यवस्था भारत में नहीं आ सकती। तो विधि आयोग के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो आपको मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू की तैयारी में विशेष रूप से मदद करने वाले हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन, रेटिफिकेशन की आवश्यकता होती है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए, आर्थिक नीतियों में बदलाव के लिए, संविधान के अनुसूची 7 केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में बदलाव के लिए, या संसदीय प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।